नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार ला स्टूडेंट आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में वाइकेरियस लाइबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द टर्म वाइकेरियस लाइबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी ऑफ ए पर्सन फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय समवन एल्स। तो इसे मतलब सीधा से समझो, करे कोई और भरे दूसरा कोई। मतलब इसमें टॉर्ट कोई दूसरा कमिट करता है और उसके लिए लाइबल कोई समवन एल्स होता है, कोई अदर होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपके घर पर कोई सर्वेंट है और आपने उसे एक काम दिया कि उसको रेलवे स्टेशन तक जाकर आपके कुछ दोस्तों को एक गाड़ी से लेकर आना है, और वह आपके यहाँ ड्राइवर है, जो नौकर है वो ड्राइवर है, और वह जाता है और वह बढ़िया से चला रहा था, अच्छा था, लेकिन उसी बीच उसकी कोई गलती नहीं थी, इसके बावजूद भी एक एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस एक्सीडेंट के लिए आप लायबल होंगे। यहाँ देखते हैं कि सर्वेंट ने टॉर्ट कमिट किया है, लेकिन उसका जो मालिक है, ओनर है, वो यहाँ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उस टॉर्ट के लिए वह लायबल होगा। तो इस प्रकार से मुझे लग रहा है आपको वाइकेरियस लायबिलिटी का मीनिंग समझ में आ गया होगा, और इसीलिए इसे करो कोई और भरो कोई का कॉन्सेप्ट कहते हैं। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वाइकेरियस लायबिलिटी कब अराइज होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं इनमें 3 केसेस हैं जिसमें वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होता है। तो वाइकेरियस लायबिलिटी अराइजेज इन द फॉलोइंग केसेस। तो पहला केस है लायबिलिटी ऑफ द मास्टर फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज सर्वेंट। तो जब भी किसी का कोई सर्वेंट टॉर्ट कमिट करता है तो उसके लिए मास्टर लायबल होगा। और दूसरा कंडीशन है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ इच अदर्स टॉर्ट। मतलब अगर कोई एक पार्टनर है तो अदर पार्टनर के टॉर्ट के लिए भी वो लायबल होगा। अब हम तीसरा कंडीशन देखते हैं, लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज एजेंट। तो जो प्रिंसिपल होता है वह भी अपने एजेंट के लिए लायबल होता है। तो ये ही केवल 3 कंडीशंस हैं जहाँ पर वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, और इसे हम ब्रीफ में समझेंगे वन बाय वन। तो आज हम प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन देखेंगे, और इसमें हम समझेंगे कि कैसे यहाँ पर वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल के डेफिनेशन को देखते हैं। व्हेन ए पर्सन अपॉइंट्स अनदर टू डू एनी एक्ट फॉर हिम और रिप्रेजेंट हिम इन डीलिंग विथ थर्ड पर्सन so as to bind himself by the acts of such another person, such a person is called the principal। मतलब कि जैसे मैंने किसी को अपॉइंट किया कि वह मेरे लिए काम करेगा या मुझको किसी भी डील में रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर मैं प्रिंसिपल हुआ, क्योंकि मैं किसी को अपॉइंट कर रहा हूँ जो मेरे बिहाफ पर काम करेगा, और उस काम के लिए मैं बाइंड होऊंगा। मतलब वह जो भी करता है, या मतलब जो भी डिसीजन उस टाइम लिया जाता है उसके रिप्रेजेंटेशन में, वो मेरे लिए बाइंडिंग होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम प्रिंसिपल होंगे। नाउ विल सी हु इज एजेंट। सो लेट्स स्टार्ट। एन एजेंट इज ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विथ थर्ड पार्टीज या पर्सन्स। तो इसलिए जो एजेंट है, जैसे मैंने पिछला एग्जाम्पल दिया कि एक प्रिंसिपल जो है, जो किसी व्यक्ति को अपॉइंट करता है अपने बिहाफ पर किसी थर्ड पार्टी से डील करने के लिए। तो जो ये थर्ड पार्टी से डील कर रहा है, जो व्यक्ति जो प्रिंसिपल के द्वारा अपॉइंट किया गया है, वही एजेंट है। दस एजेंट एस्टैब्लिशेस ए लिंक बिटवीन सच अनदर पर्सन एंड थर्ड पार्टी। तो इसलिए जो एजेंट होता है, प्रिंसिपल और थर्ड के पार्टी के बीच का एक लिंक होता है, जो प्रिंसिपल और जो एक अदर पर्सन को जोड़ता है, मतलब थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल से जोड़ता है। इसे प्रिंसिपल और एजेंट को क्लियरली समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि कोई बैंक है और वह एक व्यक्ति को अपने मतलब किसी सर्वेंट को एक काम अपॉइंट करता है कि आपको जाकर हर महीने की ईएमआई कलेक्ट करना है इस एरिया से।
तो मतलब यहाँ जो बैंक है उसने अपॉइंट किया तो वह एक प्रिंसिपल है, और जो ये व्यक्ति है कलेक्ट करने वाला वह एजेंट हुआ। अब हम देखते हैं जनरल रूल्स ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। तो लॉ ऑफ एजेंसी का पहला रूल है क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। दिस मैक्सिम literally means that the act of agent is the act of the principal. The principal is liable for all acts done by the agent during the course of agency. तो पहले रूल का सीधा सा मतलब है कि सभी एक्ट जो एजेंट के द्वारा डन किए जाएंगे या किए जाएंगे उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा फुली। लेकिन प्रिंसिपल की यह लाइबिलिटी एजेंट के उन्हीं कार्यों के लिए होगी, मतलब लाइबल फॉर ऑल एक्ट्स डन बाय द एजेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी। मतलब जो प्रिंसिपल के द्वारा एजेंट को काम दिया गया था, अगर वह उसी काम को करता है तभी उसके लिए लाइबल होगा। जैसे अगर कोई सर्वेंट है, किसी बैंक का एम्प्लॉय है, उसको अगर काम दिया गया है कि आप ईएमआई इकट्ठा करें और तब वह किसी चीज़ को के साथ फ्रॉड कर देता है, तब वहाँ बैंक लायबल होगा उस फ्रॉड के लिए। लेकिन अगर वह केवल एक एम्प्लॉय है किसी बैंक का और वह उसे बैंक के द्वारा एज ए ईएमआई कलेक्टर नहीं अपॉइंट किया गया है और वह कलेक्ट करके उसे मिसअप्रोप्रिएट कर लेता है, तो वहाँ पर बैंक की लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि उस एम्प्लॉय ने उस बैंक के कोर्स ऑफ एजेंसी में वह एक डन नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि पहला जो रूल है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा रूल देखते हैं। वाट एवर ए प्रिंसिपल कैन डू हिमसेल्फ ही मे गेट द सेम डन थ्रू द एजेंट एक्सेप्ट एक्ट्स ऑफ पर्सनल नेचर। जैसे कि अगर किसी थर्ड पार्टी से डील करना है, किसी से रिलेटेड चीज़ें से, तो वहाँ पर एजेंट वर्क कर सकता है प्रिंसिपल के बिहाफ पर। लेकिन ऐसा नहीं कि एजेंट अगर अपॉइंट किया गया है तो बैंक को ही बेच डाले। मतलब जो प्रिंसिपल के पर्सनल नेचर के वर्क होंगे, एक्ट होंगे, उसको वह एजेंट नहीं डन कर सकता। यही दो रूल्स हैं। दीज आर टू जनरल रूल्स ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। तो मुझे लगता है आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं एक केस लॉस की तरफ, एक जजमेंट की तरफ, जिससे हमें यह चीज़ और क्लियर हो जाएगी। तो इस केस का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेज श्यामा देवी। द रिस्पोंडेंट मिसेस श्यामा देवी opened a saving bank account with plaintiff predecessor Imperial Bank of India at इलाहाबाद ब्रांच। तो एक श्यामा देवी थी जिन्होंने अपना सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में, इलाहाबाद के ब्रांच इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में। तो द रिस्पोंडेंट गेव सम कैश एंड चेक टू वन कपिल देव शुक्ला who was a friend of the respondent husband and employed in the said bank। तो जो है श्यामा देवी थी, इन्होंने अपने हस्बैंड के एक दोस्त कपिल देव शुक्ला को यह मनी दिया। कपिल देव शुक्ला इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में एक एम्प्लॉय थे। श्यामा देवी ने इनको यह चेक और मनी कैश इसलिए दिया कि वो इसे डिपॉजिट कर देंगे उसके अकाउंट में। इस केस में एक कॉन्सेप्ट और ध्यान देने वाली बात है कि द सैड पेमेंट वर मेड टू कपिल देव शुक्ला इन हिज कैपेसिटी एज द रिस्पोंडेंट्स हस्बैंड फ्रेंड। और यहाँ पर कपिल देव शुक्ला को इस हिसाब से दिया गया था कि वह उसके हस्बैंड के दोस्त हैं, ना कि एज ए एम्प्लॉय। ये चीज़ भी ध्यान रखना है। नो रिसीप्ट और वाउचर वाज ऑब्टेन्ड इंडिकेटिंग द सैड डिपॉजिट। और कोई भी रिसीप्ट या वाउचर उन्हें नहीं दिया गया। द बैंक सर्वेंट इंस्टीड ऑफ मेकिंग द डिपॉजिट्स इन रिस्पोंडेंट अकाउंट गॉट द चेक कैश्ड एंड मिस अप्रोप्रिएटेड द अमाउंट। और ये जो शुक्ला जी थे, इन्होंने यह रुपया खुद ले लिया और चेक को मनी में कन्वर्ट करवा के अपने पास उसे रख लिए और मिस अप्रोप्रिएट किया इसका। He however made false entries in respondent passbook and
बैंक्स आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपीलेंट बैंक कुड नॉट बी मेड लाइबल फॉर द फ्रॉड कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट। जैसे कि यहाँ पर कपिल देव शुक्ला जी वहाँ के एम्प्लॉय थे ही, और इन्होंने उसके पासबुक में, मतलब श्यामा देवी के पासबुक में गलत तरीके से एंट्री करवा दी, मतलब उसमें झूठे लिख दिया कि मतलब इनके बैंक अकाउंट में रुपया जमा हो गया है, और यह बैंक के कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाहर था। क्योंकि एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन तभी बनेगा जब अगर बैंक ने शुक्ला जी को, जो कपिल देव शुक्ला हैं, वो एम्प्लॉय थे लेकिन उनको यह काम नहीं दिया गया था कि आप जाकर किसी से मनी लेकर आएँ और उसको डिपॉजिट करें, लेकिन शुक्ला जी ने ऐसा किया। तो यहाँ पर कोई भी बैंक और शुक्ला जी के बीच में कोई प्रिंसिपल और एजेंट का कोई रिलेशन नहीं बनता, और जो फ्रॉड कमिट किया गया है उसके लिए फुली लाइबल शुक्ला जी होंगे और बैंक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। यही इस केस में हेल्ड किया गया। ने मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुना और अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।